दोस्तों, इस पृथ्वी पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपना खाना खुद बनाते हैं और सरवाइव करते हैं, और दूसरे जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं, या फिर दूसरों की जान लेके अपने आप को जिंदा रखते हैं, दूसरों को खा के। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, इस तरह के जीव। अक्सर जो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने आप को सरवाइव रखते हैं, इस कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं। पर आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, वो प्लांट हर्बीवोरस नहीं है, वो कार्निवोरस प्लांट है। यानी वो दूसरों को खाता है, दूसरे जीवों को खाता है, छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है। उसका सर्वाइवल उन छोटे इंसेक्ट्स पे डिपेंड है। सो या तो ये ड्रोसेरा का पौधा उस इंसेक्ट्स को जाए और पकड़े, या तो फिर वो एक जगह पे, अगर वो प्लांट है, हिल नहीं सकता, तो उसमें कुछ ऐसी गुण हो कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों, ड्रोसेरा के पौधे का खुशबू तो इतना अच्छा नहीं है कि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन ड्रोसेरा के पौधे का जो बनावट है, जिसको हम सनड्यू कॉमन भाषा में बोलते हैं, इतना खूबसूरत दिखता है वो कि जो इंसेक्ट्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस पर बैठते हैं और वो उस पर चिपक जाते हैं। क्योंकि जो ड्रोसेरा का पौधा होता है, वो उसके राउंड शेप के लीव्स होते हैं, वो अक्सर दलदल जगह पे पाया जाता है। राउंड शेप के लीव्स होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होता है उसका, उसमें छोटे छोटे रोए होते हैं, पैपिले टाइप, इतने बड़े बड़े, और उसमें से विसिड चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कोरोसिव नेचर का होता है। तो जैसे ही कीट पतंगे उस पर बैठते हैं, इंसेक्ट्स, वो विसिड यानी चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है और वो वहाँ से उड़ नहीं पाते, और धीरे धीरे ड्रोसेरा का जो पौधा है या उसके पत्ती है, वो ऐसे फोल्ड होता है और उस इंसेक्ट्स को एंगल्फ कर लेते हैं। इस तरह से ये इंसेक्ट्स को खाता है। पहले के ज़माने में चरवाहे हुआ करते थे जो अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चरवाहे जो अपनी भेड़ चरा रहे थे, उनकी भेड़ चरते चरते ऐसी जगह पे चली गई जहाँ ड्रोसेरा के प्लांट्स थे। छोटे छोटे पौधे होते हैं ड्रोसेरा के, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, और वो भेड़ यानी शिप उस ड्रोसेरा के प्लांट को खा लिया उसने, और 2-3 दिन बाद वो बीमार होने लगी, उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया और कुछ दिनों बाद वो मर गई। ये 1-2 भेड़ के साथ हुआ। फिर लोगों को पता चला कि ये ड्रोसेरा का प्लांट खाने के बाद ये सब शिप्स बीमार हो रही हैं। फिर कुछ डॉक्टरों ने या कुछ साइंटिस्टों ने इसे ले जाके लैब में टेस्ट किया और इस पे रिसर्च होना शुरू हुआ। होम्योपैथी में भी इसका रिसर्च हुआ। तो डॉक्टर क्यूरिंग थे जिन्होंने इस प्लांट को लाए और इसको एनिमल पे प्रूव करने की कोशिश की। दोस्तों, बिल्ली एक ऐसी प्रजाति है जिस पे टीबी बैक्टीरिया का बहुत कम असर होता है, यानी टीबी के लिए उनका रेजिस्टेंस पावर बहुत हाई होता है। डॉक्टर क्यूरिंग ने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट हम बिल्ली पे ही करते हैं, और उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया। उनकी दोनों बिल्लियां मर गई। एक बिल्ली के लंग में ट्यूबरकुलर लीजन पाया गया और दूसरी बिल्ली के पेट में, स्प्लीन में, यहाँ ट्यूबरकुलर लीजन पाए गए। एक बात इससे पता चली कि जब इससे होम्योपैथिक दवाई बनाई गई तो ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने में मदद करता है।
ड्रोसेरा का नाम आते ही होम्योपैथी में वूपिंग कफ के लिए सबसे ऊपर अगर किसी दवा को रखा गया है तो इसे रखा गया है। अगर वूपिंग कफ हुआ तो सबसे पहले जेहन में नाम आता है ड्रोसेरा का। लेकिन इस तरीके से सोचना किसी होम्योपैथिक दवा को लिमिटेड कर देने के बराबर है। नो डाउट इसमें ड्रोसेरा वूपिंग कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेरेंजाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है, ट्यूबरकुलर लेरेंजाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। लेकिन हर दवा को अगर आप एक सीमित दायरे में रख देंगे, ये होम्योपैथी आपको नहीं सिखाता। ड्रोसेरा का जो पेशेंट होता है वो बड़ा सस्पिशियस होता है, बड़ा शकी होता है। वो करीब से करीब दोस्त, कितना भी करीबी दोस्त हो उसका, उस पे भी वो शक करता है। किस तरह का शक? कि ये मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, मुझे ये लोग फंसा देंगे या मुझे पॉइजन दे देंगे। ये किसी पे भरोसा नहीं करता। ड्रोसेरा का जब भी दवा बनाई गई है ड्रोसेरा, तो उसमें अक्सर कीट पतंगे मिले हैं। तो जो ऑप्रेस्ड फीलिंग है उन कीट पतंगों का, वो उस दवाई में आ गई है। इनको घुटन महसूस होता है, ऑप्रेस्ड फीलिंग होता है। ऐसे लगता है कि मैं चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। मेरे आजू बाजू, आगे पीछे, हर जगह मेरे एनिमी हैं। आई एम सराउंडेड बाय एनिमी। और वो लोग मुझे लगातार तकलीफ दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, लेकिन इनकी इन हरकतों की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये ड्रोसेरा पेशेंट की फीलिंग होती है। उसे लगता है कि लोग मुझे धोखे से फंसा देंगे, मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा, क्योंकि ये लोग मुझसे ज़्यादा चालाक हैं, मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। उसे लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों पे भरोसा न होने के बावजूद भी वो सपोर्ट लेना पसंद करता है दूसरों का। किसी पे भरोसा न होने के बावजूद भी वो दूसरों का सपोर्ट लेना पसंद करता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन या ये ट्रैप सिचुएशन वो अकेले इसको नहीं तोड़ सकता, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए शकी होने के बावजूद, भरोसा न होने के बावजूद भी वो दोस्तों की मदद लेना पसंद करता है। इसे पैरानॉर्मल फियर्स भी होते हैं। और दोस्तों, पैरानॉर्मल फियर अक्सर रात को ही होता है। शाम या रात के वक्त इसकी एंजाइटी, फियर, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। भूत प्रेत का डर लगना वगैरह वगैरह। जब ये अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है तो इसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और सुसाइडल भी कैसे? पानी में डूब के मर जाना, इस तरह का। पहला है भरोसा नहीं करता, लेकिन ये अकेले नहीं रह पाता, इसे सपोर्ट चाहिए। दूसरा है ट्रैप्ड हो जाता है, उसे फीलिंग होती है कि मुझे धोखे से फंसाए, ये लोग धोखे से मुझे फंसा देंगे, आई विल बी पॉइजन्ड। ये मेन जैसे सफोकेशन होता है ना, घुटन, चारों बाजू से घिर गया है, घुट रहा हूं मैं, निकल नहीं पा रहा हूं।
और जो मेरे एनिमीज हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। नाउ कम टू द कफ, खांसी, घिरा हुआ। अब यहां लेते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग, ऑप्रेस्ड फीलिंग, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग। देर इज कॉन्स्ट्रिक्शन इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एब्डोमेन में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, घिर जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। ड्रोसेरा का कफ ऐसे लगता है कि यहां पर दिस पिट ऑफ द थ्रोट, यहां पे कुछ चीज रेंग रही है, क्राउलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, और इस सेंसेशन की वजह से ही उसका कफ एक्साइट होता है, खांसी बढ़ती है। और ऐसे लगता है कि ये खांसी जो भी हो रही है ये बहुत अंदर से हो रही है, फ्रॉम द इनर मोस्ट इन द चेस्ट, डीप इन द चेस्ट, वहां से हो रहा है खांसी। और इसके पैरोक्सिज्म जो होते हैं कफ के, खाओ 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 खाओ, फिर सांस ले, फिर खाओ खाओ, मतलब ये कंटिन्यूअस होता है पैरोक्सिज्म, एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो बेचारा सांस नहीं ले पाता, एकदम चोकिंग फीलिंग होता है। जो वहां पे है ना एनिमी से घिरा हुआ, वैसे यहाँ पे चोक हो जाता है, एकदम घुटन होती है इसे, डेस्परेटली ये कफ से बाहर निकलना चाहता है। और कफ इतना वायलेंट होता है कि पेशेंट अपना सर पकड़ता है, क्योंकि सर भी दुखता है खांसते समय, चेस्ट दुखता है, पेट दुखता है। कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ इसमें स्पाज्म भी है, स्पाज्म आ सकता है। अगर यहाँ पे स्पाज्म आ गया लैरिंग्स का तो उसको चोकिंग फीलिंग आ जाती है, चेहरे नीले, लाल नीले पड़ने लगते हैं। जनरली ड्रोसेरा का चेहरा पीला होता है, लेकिन गर्म होता है थोड़ा, बाकी के हाथ पैर ठंडे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्पाज्म हो गया तो ऐसे लगता है कि पूरा लाल हो गया है चेहरा। सो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ इसमें स्पाज्म भी है। चेस्ट में स्पाज्म हुआ तो सांस नहीं ले पाता, ये घुटन होती है। हम लोग बात कर रहे थे खांसी वायलेंट जब होती है, सर पकड़ता है, चेस्ट पकड़ता है, कभी कभी इतनी तेज होती है खांसी की ब्लड जो स्पूटम रहता है, बलगम, उसमें ब्लड रहता है, कभी कभी नाक से ब्लड निकल आता है खांसते खांसते, कभी आंखों से ब्लड निकल आता है। इतना एग्रेसिव और इतना वायलेंट कफ होता है इसका। और यहाँ पे ये जो लैरिंग्स होता है, मोस्टली ये पोर्शन उसका अफेक्ट होता है ड्रोसेरा का। शुरुआत में ऐसे कभी आप लोग, हर लोगों ने फील किया होगा कि सांस लेते हैं तो यहाँ रॉनेस फील होता है, अंदर ऐसे लगता है रॉ है। उस तरह का रॉनेस भी ड्रोसेरा में होता है, लेकिन वो लैरिंग्स में होता है। ब्रूइज्ड फीलिंग होता है लैरिंग्स में। इसके जो मॉर्निंग के कफ हैं, सुबह के कफ, इसके उसमें बलगम निकलता है, लेकिन सुबह का खांसी खांसते समय इसको उल्टी हो जाती है, क्योंकि जो बलगम निकलता है उसका कड़वा टेस्ट रहता है, बहुत बुरी गंध रहती है उसमें। सो जैसे ही बलगम निकलता है, उस गंध की वजह से, उस टेस्ट की वजह से उसको नौशिया या वॉमिटिंग हो जाता है। दिन भर थोड़ा ठीक रहता है, फिर शाम के वक्त जैसे ही वो बेड पे जाता है फिर इसकी खांसी बढ़ जाती है। या तो फिर वो किसी तरह बेचारा सोया है, 2 बजे रात को उठेगा, हॉक करेगा, खांसी होगी, खांसी होके फिर सोता है बेचारा। और चूंकि ये दवा लैरिंग्स पे ज़्यादा असर करती है, तो लैरेंजाइटिस, थाइसिकल लैरेंजाइटिस में भी ये काम आता है। तो इसके जो वॉइस होते हैं ना, बड़ा एफर्ट से वो बात करता है, उसके वॉइस में बैस होता है, मतलब उसको बात करने के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है ड्यू टू लैरेंजाइटिस। इस तरह का कफ होता है ड्रोसेरा का। सो स्पाज्मोटिक, कॉन्स्ट्रिक्शन, सफोकेशन और पैरोक्सिज्मल, ये सारी चीजें
ड्रोसेरा में होती है। ड्रोसेरा को यहीं तक सीमित मत रखिए। हाँ, एक बात और दोस्तों, जब भी कभी ऐसा केस आए आपके पास ड्रोसेरा का, आप 30 पावर का एक डोज दीजिए, उसे रिपीट मत करिए। वेट फॉर द गुड रिजल्ट, वो रिजल्ट देगा, इंतजार करिए। अब मोस्टली क्या होता है, इसको यहीं तक लिमिटेड हम लोग मान लेते हैं, बस ड्रोसेरा वूपिंग कफ। लेकिन ड्रोसेरा टीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पैदा करता है। सो कोई अस्थमा का पेशेंट आए जिसमें हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मिले, तो ड्रोसेरा को भूलना मत। या कोई बोन पेन का पेशेंट है, कोई जॉइंट पेन का पेशेंट है, उसको ये सफोकेटिंग या सराउंडेड बाय एनिमी या सफोकेशन वाला फीलिंग हो, तो ड्रोसेरा को ज़रूर याद रखना। लेकिन फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री चाहिए। ड्रोसेरा स्कार गलाने में भी बहुत मदद करता है। अभी तक अक्सर लोग सिलीशिया या ग्रेफाइटिस को ही मानते हैं कि कोई स्कार है, उसको डिसॉल्व करने में ये दोनों दवा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ड्रोसेरा इज ऑल्सो वेरी नाइस मेडिसिन फॉर दैट। लॉन्ग बोन पेन के लिए भी है ड्रोसेरा, और मोस्टली इसके सिम्टम्स इवनिंग और रात में ही बढ़ते हैं। चाहे वो इरिटेशन हो, उदासी हो, फियर हो, डिप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें इवनिंग में या रात को बढ़ जाती है। मोस्टली प्रोमिनेंट रूप से फियर दिख के आता है। बस दैट्स ऑल। ड्रोसेरा में मोस्टली यही चीज़ें पाई जाती हैं। पर ये मेन चीज़ जो ट्रैप्ड फीलिंग है या जो चोकअप फीलिंग है, जो सराउंडेड बाय एनिमी फीलिंग है, इसको मत भूलना, क्योंकि ये ड्रोसेरा का मेन पॉइंट है। एनिमी से घिरा हुआ और एनिमी स्ट्रांग, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये फीलिंग ड्रोसेरा में रहना ज़रूरी है। फिर बीमारियां कोई भी हो, आप वर्कआउट करिए। कुछ चीज़ें याद रखना, टीबी का हिस्ट्री हो, दैट्स ऑल। दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।